नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक इस्पात संरचना के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह पूरा पाठ हम 2 भाग में कवर कर रहे हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि स्टील संरचना किसे कहते हैं, उसकी महत्ता क्या है, हमारे पास सेक्शंस कितने प्रकार के अवेलेबल हैं मार्केट में, उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर मैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर दूँ, आपको रिवाइज़ कर दूँ, तो हमारे पास जो सेक्शन मौजूद थे वो इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन थे, यानी कि प्लेट। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन थे, इक्वल एंगल सेक्शन हो सकता है, अनइक्वल एंगल सेक्शन हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन। फिर हमने देखा था इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन। बीम सेक्शन बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था, इसको आई सेक्शन की तरह भी हम जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कनेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। कनेक्शंस हमने बेसिकली 3 प्रकार के पढ़े: रिवेटेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन। अब हम शुरुआत करते हैं अपने दूसरे भाग के साथ, जिसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मेंबर्स कितने तरीके के हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम यह जानेंगे कि ये हमारे पास जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो किस प्रकार की बनती है माइल्ड स्टील के लिए, जिसका इस्पात का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल शेड के बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। टेंशन मेंबर को जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है। टेंशन मेंबर ऐसे अवयव होते हैं इस्पात संरचना में जिन पे तनन यानी कि टेंशन बल, टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगा होता है। अगर मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा तो यहाँ पर अगर ये मेरा कोई मेंबर है, इस पे सेम एक्सिस पे 2 लोड F1 F2 अपोजिट दिशा में लग रहे होंगे, तो वो मेंबर क्या होगा, टेंसाइल फोर्स के लिए सब्जेक्टेड होगा, यानी कि उस मेंबर पे तनन बल लग रहा होगा। मतलब जैसे ये पेन है, अगर मैं पकड़ के इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचता हूँ तो ये क्या कहा जाएगा, ये टेंसाइल फोर्स कहा जाएगा जो मैं लगा रहा हूँ। और ये मेंबर क्या, ये जो पेन है यह एक टेंशन मेंबर की तरह कार्य करेगा। अमूमन जब हम देखते हैं अपने इस्पात संरचना में, तो जो एंगल सेक्शंस होते हैं इनको टेंशन मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है। इनको ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर टेंसाइल फोर्सेस आ रहे होंगे। कुछ कनेक्शंस मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि ये सिंगल एंगल सेक्शन है, यानी कि एक मेन प्लेट के बगल में एक ही एंगल को कनेक्ट किया गया सिंगल लेग पे रिविट के माध्यम से। यहाँ पे आपको डबल एंगल दिख रहा है और यहाँ आपको 2 चैनल सेक्शन बैक टू बैक जुड़े हुए दिख रहे हैं किसी एक मेंबर से। अब समझने की बात यह है कि इसको जब हम एक फ्रेम में देखेंगे तो कहाँ पे ऐसे मेंबर्स आएंगे जो टेंशन में होंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये मेरा कोई स्टील स्ट्रक्चर है, इसमें ये ब्रेसिंग की गई है। ये ब्रेसिंग एंगल सेक्शन से की गई है जो आपने यहाँ पर देखा। इस तरीके का अगर आपने संरचना बनाया है, इस पे अगर कोई लेटरल फोर्स यानी कि साइड से कोई बल लग रहा होगा तो यह फ्रेम क्या करेगा, कुछ इस तरीके से झुकने का प्रयास करेगा। और इसको इस तरह से झुकने न देने के लिए ये वाला जो मेंबर है इसमें टेंसाइल फोर्स पैदा होगा, यानी कि तनन बल पैदा होगा। ये इसको रोके रखता है। तो इस तरीके के जो भी जगह पर मेंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम टेंशन मेंबर की श्रेणी में रखते हैं। कंप्रेशन मेंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे आपको संपीड़न बल बताना पड़ेगा। संपीड़न बल क्या होता है कि किसी एक मेंबर पे, किसी एक अवयव पे अगर समान एक्सिस पे, एक एक्सिस सेम हो और लोड क्या हो, अपोजिट हो। जैसे ये P1 P2 क्या है, अपोजिट क्वांटिटी, अपोजिट लोड है, इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, उल्टी दिशा में दोनों लग रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इस मेंबर को जो ये हमने अभी बनाया है इसको ये दबाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे बल को हम बोलते हैं संपीड़न बल या कंप्रेसिव फोर्स। हमारे इस्पात संरचना में जो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स बियर करता है वो कॉलम होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये आरसीसी के फुटिंग पर रखा हुआ एक स्टील कॉलम है। ये मेंबर आपका एक स्टील मेंबर है। इस पे जो भी एक्सियल लोडिंग आएगी डब्ल्यू, आपके निर्माण की वजह से, निर्माण का मतलब ये है कि आपने अगर कोई इंडस्ट्रियल शेड बनाया तो उसके ऊपर जो भी ट्रसेस रखे होंगे, शेड रखा होगा या बाकी कोई दबाव आ रहा होगा, फाइनली वो क्या होगा, अंत में वो इन्हीं के माध्यम से इस फुटिंग पे जाएगा और फिर फुटिंग से ये पृथ्वी पर बराबर रूप से प्रसार उसका हो जाएगा और वो लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा पृथ्वी पर। समझने की बात क्या है कि ये जो हमारा मेंबर है ये हमेशा ही दबाव में रहता है, कंप्रेशन में रहता है और स्टील का स्ट्रेंथ कंप्रेशन में भी बहुत अच्छा है।
तो इस तरीके से हमने देखा कि कंप्रेशन मेंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ तो कॉलम यानी कि स्तंभ सबसे बेहतरीन उदाहरण है कंप्रेशन मेंबर का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीम सेक्शन। बीम सेक्शन एक ऐसा मेंबर है जिस पे मूवमेंट और शियर फोर्स भी आता है। इनको फ्लेक्जरल मेंबर भी बोलते हैं। क्यों? जैसे अगर सपोज किया ये हमारा जो पेन है ये एक बीम की तरह बिहेव कर रहा है, इसको मैंने एक बीम माना, और ये साइड में जो मैंने पकड़ रखा है ये कॉलम है या कोई फिक्स्ड वॉल है। अब जब आप इसमें बीच में लोड कोई इस तरीके से W लगाएंगे, अगर मैं एक डायग्राम की मदद से आपको बताना चाहूँ, ये हमारा कोई मेंबर था, यहाँ पर हमने इस पर सपोर्ट लगा रखा है, ये हिंज सपोर्ट कहा जाता है, इसको रोलर सपोर्ट कहा जाता है, ये स्टील का मेंबर है। अगर देखिए हमने यहाँ पे कोई W लोड लगाया तो यह लोड तो सबसे पहले ट्रांसफ़र कहाँ होगा, आपके पास और कोई जगह नहीं है इसको स्थानांतरित करने के लिए, ये स्थानांतरित तो यहीं पे होगा, सपोर्ट से ही होगा। तो यानी कि W जो लोड है वो यहाँ इन दोनों से, अगर मान लिया यहाँ पे रिएक्शन R1 और R2 है तो R1 और R2 के माध्यम से तो लोड स्थानांतरित हो जाएगा, मतलब जो W होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। लेकिन जब ये लोड से जो इसका सेंटर है यानी कि जो हमारे सपोर्ट का एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, उस पर नहीं लग रहा होगा तो ये एक्सेंट्रिसिटी पैदा करता है। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या है? लोड सपोर्ट से अगर कोई मान लीजिए कोई L डिस्टेंस पे लगता है तो ये अपने साथ एक मोमेंट जनरेट करता है। मोमेंट का मतलब आघूर्ण जनरेट करता है। तो ये जो बीम होता है हमारा, ये आघूर्ण पे भी आघूर्ण को भी स्थानांतरित करने का, सहन करने का, उसको डिसिपेट करने का क्षमता रखता है। उसके साथ ही साथ इस पर कर्तन बल भी लगता है। कर्तन बल का मतलब अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो देखिए, जैसे आप कैंची से कोई पेपर काटते हैं, कैंची क्या करती है, दो उसमें मेंबर्स होते हैं जो हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। एक ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा होगा, एक ऊपर से नीचे आ रहा होगा। इसके बीच में अगर हम पेपर डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे शेयर फेलियर हो जाता है, तो वो कट जाता है। उसी तरीके का एक्शन यहाँ पर भी होगा। आप देखिए यहाँ पे R1 जो रिएक्शन है ऊपर की तरफ है, W क्या है, नीचे की तरफ है। इसके वजह से दो बल जब विपरीत दिशा में और समान एक्सिस पे नहीं लग रहे होंगे तो वो शेयर फोर्स पैदा कर रहे होंगे। तो यहाँ कहीं इसके बीच में, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आप देखेंगे तो वहाँ पे शेयर फोर्स भी यानी कि कर्तन बल भी आ रहा होगा। तो बीम को अगर हम देखेंगे तो बीम हमारा अनलाइकली टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर, बीम पे हमारे पास मोमेंट भी होता है और शेयर फोर्स भी होता है। यहाँ पर एक मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि स्टील स्ट्रक्चर में ये ISHB लिखा है। इसका मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन। जब भी हम आई सेक्शन को कॉलम की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम चुनाव करते हैं हैवी बीम सेक्शन का। इसके बारे में विस्तृत रूप से आप SP 6 पार्ट 1 में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कॉलम के साथ जब हमने यह बीम को ऐड किया है, जोड़ा है, ज्वाइंट किया है, तो यहाँ पे क्लिट एंगल की मदद से हम इसको जोड़ते हैं और प्रयास करते हैं कि कर्तन बल और आघूर्ण यानी कि मूवमेंट और शेयर फोर्स दोनों को हम सेटिस्फाई कर सकें, सेफली हम आधार पर यानी कि फाउंडेशन पर स्थानांतरित कर सकें। तो ये आपका एक सरल उदाहरण था बीम का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूफ ट्रसेस कैसे बनाए जाते हैं, किन प्रकार के होते हैं, इनमें कौन कौन से मेंबर महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी ट्रस बनाया जाता है ये अवयवों को त्रिभुज के आकार में जोड़ा जाता है। ट्रायंगल्स या ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल हो सकता है, जैसे एक ट्रायंगल का मतलब क्या है, इस तरीके का भी ये ट्रस हो जाएगा। ये तीन अवयव आपस में जुड़े हुए हैं तो ये आपका एक ट्रस की तरह काम करेगा। या ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स, जैसे आप इन सभी चित्र में देखिए, सभी में ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके हम ट्रस का निर्माण किए हैं। जैसे फिंक ट्रस आप देखेंगे, यहाँ पर सेंटर पे कोई सपोर्ट नहीं है और हमने मेंबर्स को इस तरीके से ट्रायंगल के फॉर्म में जोड़ा हुआ है। अगर हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं
तो सबसे ज़्यादा ऐसी जगहों पे ट्रसेस का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमें रूफ़ का यूटिलाइजेशन, रूफ़ का इस्तेमाल सिर्फ इतना सा हो कि वो छाया कर सके, इसीलिए उसको शेड बोलते हैं, छाया कर सके, और उसके नीचे धूप या पानी के आने, धूप पानी या पहाड़ी इलाकों में है तो बर्फ़बारी से बचाने के लिए जिसका उद्देश्य होता है उसको हम ट्रस बोलते हैं। अब आप देखिए, ट्रस का निर्माण हम स्टील से बना होता है, इसलिए हम बहुत वाइड स्पेस के लिए कर सकते हैं, बहुत चौड़े स्पेस के लिए। मसलन जो दो दीवारों के बीच में जो स्पेस हो सकता है वो काफ़ी हो सकता है अगर हम ट्रस से अपना छत बना रहे हैं, शेड बना रहे हैं। अगर आप स्टील का इस्तेमाल करके अगर आप कंक्रीट का भी यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपको इंटरमीडिएट सपोर्ट यानी कि बीच में आपको कॉलम की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन एक बारी अगर आप ट्रसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अंदर बहुत वाइड ओपनिंग पा सकते हैं। इसलिए जितने भी वर्क स्टेशंस होते हैं, जितने भी इंडस्ट्री में वर्क स्टेशंस होते हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं? ट्रसेस के माध्यम से ही शेड बनाए जाते हैं। वर्कशॉप्स आप देखेंगे वो भी आपका ट्रसेस होता है। तो ये सारे बहुत उदाहरण हैं। ऑडिटोरियम, कोई आपका ऑडिटोरियम होता है, उसमें भी ट्रस का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बीच में आपको खाली स्पेस चाहिए होता है, कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट यानी कि कोई कॉलम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम फिर वहाँ पे ट्रसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक अगर सिंपल ट्रस की बात करेंगे तो इस डायग्राम में हम 2-3 मेंबर्स को समझने का प्रयास करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम पर्लिन्स की बात करें। देखिए, पर्लिन एक ऐसा मेंबर है, इस्पात का मेंबर है जो अमूमन चैनल सेक्शन ही होता है। ये इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा रूफ कवरिंग मटेरियल है, यानी कि हम अगर एल्यूमिनियम की शीट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गैल्वनाइज्ड आयरन जीआई शीट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पीवीसी की शीट इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर एस्बेस्टर की शीट जो कि अब ख़त्म हो गई, अब उसको नहीं, स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होता है, उसकी वजह से एस्बेस्टोसिस बीमारी होती है, इसलिए जो हम उसको एस्बेस्टर शीट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरीके के जो भी रूफ कवरिंग मटेरियल है, इसको जोड़ने के लिए हम जिस मेंबर का इस्तेमाल करते हैं वो पर्लिन्स होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लोड जो सबसे पहले जिस इस्पात के संरचना पर आएगा उसको हम पर्लिन बोलते हैं। देखिए, यह एक सरल अरेंजमेंट है एक रूफ ट्रस का। सेक्शन कटा हुआ है, ये जो हमारा शेड है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें आपको पर्लिन्स यहाँ पर ये और यहाँ आपको दिख रहा है। पर्लिन्स कैसे होता है? ये भी पूरा हमारा जितना लंबाई में शेड होता है ये पूरे लंबाई में रन करता है, और इसी के ऊपर जब हम इस तरीके से इस डायरेक्शन में सपोज किया, इस तरीके से हमने शीट यहाँ पे लगाया, यहाँ पे प्लेस किया, तो इसी पर्लिन पे हम इसको शीट को जोड़ेंगे। यह एक शीट हमने स्टील की या फिर हमने कंसीडर किया कि हम एल्यूमिनियम की शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको जो जोड़ने का तरीका है वो कहाँ है? सीधे सीधे पर्लिन्स पर है। अब पर्लिन जुड़ा होता है, आप देखिए ये पर्लिन जुड़ा होता है राफ्टर्स पे, जिन्हें हम प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। प्रिंसिपल राफ्टर पर्लिन के नीचे होता है, यानी कि ये जो सपोर्टेड होगा पर्लिन, इनके नीचे इस तरीके से प्रिंसिपल राफ्टर होगा, बीच बीच में होगा, दूर दूर पे। एक तो पहले स्टार्टिंग में होगा, एक एंड में प्रिंसिपल राफ्टर होगा, हो सकता है कि बीच में भी, और राफ्टर्स कई सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रट, ये सब क्या है? आपका स्ट्रट है, ये मेन स्ट्रट है, ये आपका कह सकते हैं शॉर्ट स्ट्रट है, और फिर इसके बाद ये बॉटम कॉर्ड है। ये सारे के सारे एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं। अगर हमें वाइब्रेशंस से प्रोन है हमारा एरिया, तो वहाँ पर हम फ्लेक्सिबल कनेक्शन यानी कि रिविट या बोल्टेड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको वेल्डिंग करते हैं, जो बहुत ही रेयर है। ट्रसेस में वेल्डिंग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो आपको फिर से ये देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से टेंशन में होंगे, कौन से कंप्रेशन में होंगे, कौन से फ्लेक्चर मेंबर होंगे, ये समझ लेने की बात है। देखिए, यहाँ पर जो दो पर्लिन्स है, इनको जोड़ने के लिए एक रॉड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको शैग रॉड बोला जाता है। यह रॉड हमेशा तनन यानी कि टेंशन में होता है। देखिए क्यों है ऐसा? क्योंकि जो इस पे रूफ कवरिंग मटेरियल है ये इन दोनों को साइड में
खिसकाने का प्रयास करेगा। अगर इस तरीके से शेड है तो ये हमेशा नीचे आने की कोशिश करेगी। इनको ऊपर पकड़ के रखने के लिए जो हमने इस तरीके से रॉड का इस्तेमाल किया है, जो पेन आपको दिख रही होगी, इसको अगर आप शैग रॉड मानेंगे तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ के रखेगा यहाँ पर। तो ये हमेशा टेंशन में होता है। पर्लिन एक फ्लेक्सुरल मेंबर हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर शीट डायरेक्टली कनेक्टेड है, सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो सीट पे जो लोड आएगा वो पर्लिन के माध्यम से प्रिंसिपल राफ्टर या राफ्टर पे ट्रांसमिट होगा। फिर राफ्टर जुड़ा होता है आपका एंड पे, यहाँ पर कॉलम होता है, तो राफ्टर की मदद से ये लोड कॉलम पे चला जाता है। अब आप देखिए स्ट्रट क्या करता है, इंटरमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करता है, पर्लिन्स को सहारा देता है और जो पर्लिन पे आ रहा लोड होता है वो फिर से यहाँ पर स्थानांतरित करता है। जो बॉटम कॉर्ड है, यानी कि ये वाला जो मेंबर आपको पूरा थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ए से बी तक दिख रहा है, ये मेंबर हमेशा ही टेंशन में होता है। देखिए सेट अगर इस तरीके से है तो ये खुलने की कोशिश अगर कर रही है इसे बाहर की तरफ, तो जो मेंबर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बॉटम में जो मेंबर जुड़ा हुआ है, वो मेंबर क्या करेगा, वो टेंशन में होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो स्टील का मेंबर है, इसमें जो लगातार टेंशन में है वो एक तो सैग रॉड है, दूसरा क्या है, जो बॉटम कॉर्ड है, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। ये एक अरेंजमेंट हमने देखा कि हमारे इंडस्ट्रियल शेड में स्टील के मेंबर्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। मैं एक बार समराइज़ करते हुए आपको बता दूं कि सबसे ऊपर हमारा रूफ कवरिंग मटेरियल जो एल्यूमिनियम शीट हो सकता है, जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हो सकती है, पीवीसी की शीट हो सकती है, एस्बेस्टोस शीट हो सकती है। सबसे ऊपर होता है जो हवा का दबाव, बारिश का जो बल होता है या स्नो लोड सबको बियर करता है। फिर वो जो शेड है वो जुड़ा होता है पर्लिन से, पर्लिन उस भार को राफ्टर पे ट्रांसफ़र करता है, फिर राफ्टर की मदद से वो भार कॉलम पे और फिर ज़मीन पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने एक इंडस्ट्रियल रूफ शेड के बारे में देखा। अब हम इस्पात के कुछ एडवांटेजेस यानी कि इसके फ़ायदे के बारे में अगर चर्चा करना चाहें तो मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है पर यूनिट वेट, अगर आपने 1 क्विंटल स्टील लिया तो अगर आपने सही सेक्शन का चुनाव किया है तो 1 क्विंटल स्टील जो भार सहन कर सकती है, हो सकता है कि उतनी ही मास में कंक्रीट, 1 क्विंटल अगर हमने कंक्रीट लिया तो वो उतना भार और उसी सेक्शन का बनाए तो वो बेयर नहीं कर सकती। स्टील का क्या है, पर यूनिट वेट जो लोड सहने की, भार सहने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम स्टील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका सामर्थ्य अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा लोड को कम क्रॉस सेक्शनल एरिया के माध्यम से भी स्थानांतरित कर पाने में सक्षम होता है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो इनका फैब्रिकेशन यानी कि इनको जोड़ना, इनको फिट करना, ये पॉसिबल है वर्कशॉप में। वर्कशॉप में बनाने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपने अच्छे इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर पाते हैं आप। जब दो चीज़ें आप इस्तेमाल करके कोई निर्माण करते हैं, अच्छी लेबर, अच्छे इक्विपमेंट्स और अच्छा क्वालिटी कंट्रोल, तो जो आपका आउटपुट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल होता है। तो स्टील के स्ट्रक्चर्स का निर्माण हम फैक्ट्रीज़ में मतलब वर्कशॉप में कर सकते हैं बड़े आसानी से, और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इस वजह से भी हम स्टील स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं। अगर मैं तीसरी बात करूं तो इनका बहुत स्पीडी कंस्ट्रक्शन है, मतलब बहुत द्रुत गति से हम इनका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जॉइंट्स बनाने और उनको मजबूत होने में टाइम नहीं लगता। जैसे रिवेटिंग आपने ख़त्म करी, आपका जॉइंट पूरे इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देगा। अगर आपने वेल्डिंग कर दी तो वो आपका जॉइंट थोड़ी ही देर में, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर आपका वो जॉइंट परफेक्टली लोड को ट्रांसमिट करने में सक्षम हो जाएगा। अगर आपने बोल्ट को स्पैनर की मदद से टाइट कर दिया तो फिर आपका लोड आसानी से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा जिस वक्त आप अपना काम ख़त्म कर रहे होंगे। इसलिए जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर्स है ये बहुत स्पीडी कंस्ट्रक्शन होता है। एक और वजह है जिसकी वजह से बहुत द्रुत गति से काम होता है, वो ये है कि इनके मेंबर्स फैक्ट्री में पहले से ही बने बनाए हमें मिलते हैं, सिर्फ हमें उनका चुनाव करना होता है और अपनी साइट पर जहां उनका निर्माण करना, उनके माध्यम से किसी स्ट्रक्चर का निर्माण करना है, वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि स्पीडी कंस्ट्रक्शन करते हैं।
इसी वजह से स्टील स्ट्रक्चर की मदद से हम कुछ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। फिर उसके बाद एक जो दूसरा फ़ायदा इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में परिप्रेक्ष्य में जो है वो ये कि हम इनके अवयव को, जैसे हमने कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, अगर हमें उसको डिसमेंटल कर देना, उसको नष्ट करके दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो हम उस पुराने स्ट्रक्चर के कुछ अवयवों को पुनः इस्तेमाल कर पाने में सक्षम होते हैं। तो यह इसका एक बड़ा फ़ायदा भी है। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो आपको सबसे पहले जंग पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्टील पे जैसे ही पानी और हवा का संपर्क आया, मॉइस्चर आया, हवा में भाप या वाष्प के रूप में पानी होता ही है, जैसे ही वो उसके संपर्क में आता है जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम कोरोजन भी बोलते हैं। अगर एक बारी रस्टिंग शुरू हो गई आपके स्टील मेंबर्स पे, तो आपका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो बढ़ जाता है। मतलब फिर से उसको क्लीन करेंगे, पेंटिंग करेंगे या वार्निशिंग करेंगे, तो इस तरीके का जो मेंटेनेंस का खर्चा है ये बहुत ज़्यादा होता है स्टील का। तो सबसे पहले हमने वही लिखने का प्रयास किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा होता है हमारे स्टील स्ट्रक्चर को, वो है तापमान का। जैसे ही ज़रा सा तापमान हम बढ़ाते हैं अपने स्टील स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द, उसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है, भार सहन करने की क्षमता है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगता है। मसलन अगर आपने कोई स्टील स्ट्रक्चर खड़ा किया है और उसके इर्द गिर्द कहीं आग लग गई, तो वो अपना कोई टेंशन मेंबर होगा तो वो जो टेंसाइल फोर्स होगा उसको कम ही बियर करेगा। कंप्रेसिव मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, तो वो वर्टिकली सेटल होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इसके मॉलिक्यूल में मूवमेंट बहुत तेज होने लगता है और ये अपनी लोड कैरिंग कैपेसिटी, भार सहने की क्षमता ख़त्म करते हैं। तो इस वजह से अगर हम इस्पात संरचना का निर्माण करते भी हैं तो उसको फायर प्रूफिंग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अब मैं आखिरी में बात कर लूँगा आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। स्ट्रेस क्या है? किसी भी मटेरियल द्वारा अपने यूनिट एरिया में जो भार सहन करने के लिए जो प्रतिरोध पैदा होता है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेन क्या है? अगर जैसे हमने एल मीटर लंबी कोई रॉड ली, उस पर फोर्स लगाया, उसमें अगर मान लीजिए एल डैश इंक्रीमेंट हो गया, तो जो एल डैश इंक्रीमेंट का रेशियो अपॉन ओरिजिनल जो लेंथ था, मतलब मैं अगर सरल भाषा में आपको कहूँ कि डिफॉर्मेशन, यानी कि बल लगाने की वजह से जो डिफॉर्मेशन पैदा हुआ है उसको जब विभाजित कर देते हैं अपने मूल लेंथ से, तो जो हमें प्राप्त होता है उसको हम स्ट्रेस की श्रेणी में रखते हैं। देखिए माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील में 0.015 से लेकर के 0.3% तक का स्टील होता है। कुछ वेरिएशंस और भी है, लेकिन मोटे मोटे आप ये मान सकते हैं कि इतना कार्बन अगर मौजूद है किसी इस्पात में तो उसको माइल्ड स्टील की श्रेणी में हम रखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जो वाई एक्सिस है इस पे मैंने लिया है स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे लिया है स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल, और ये आपका लोड पर यूनिट एरिया है। देखिए यहाँ पर ओरिजिन है, जब हम लोड लगाना शुरू करेंगे तो किसी मेंबर में डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि ये एल लेंथ हमने कोई रॉड लिया था, इस पर हमने बल लगाना शुरू किया, टेंसाइल फोर्स हमने लगाना शुरू किया, तो जब हम डेल्टा एफ लगा देंगे, फोर्स लगा देंगे, तो इसके लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा। ये अगर एल था यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा नीचे एल प्राइम या एल डैश, या इसी को हम डेल्टा एल भी लिखते हैं। तो जो हमारा स्ट्रेन होता है वो डेल्टा एल अपॉन एल ही होता है। अब आप देखिए जैसे ही आप लोड को बढ़ाना शुरू करेंगे स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर मैंने इस डायग्राम को सरल बनाने के लिए थोड़ा सा झुकाया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये एंगल 87 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री तक होता है, मतलब ये लगभग 90 अंश के बराबर होता है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे क्या होगा, उसमें स्ट्रेन पैदा होता चला जाएगा। एक लिमिट आती है ए पॉइंट, जो यहाँ पर मैंने दर्शाया है, पॉइंट ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि हुक्स लॉ सिर्फ ओ से ए के बीच में लागू होगा। यहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। उसके बाद एक इलास्टिक लिमिट है बी से थोड़ा सा नीचे, बी डैश यहाँ कहीं होगा, यानी कि वहाँ तक अगर हमने मेंबर को स्ट्रेच किया, लोड को हटा दिया, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड अगर हमने लोड को, अगर उसके बाद भी हम लोड को बढ़ाते रहे, तो
तो वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में नहीं वापस आएगा, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे जो हमारा CD है, CD यानी कि यहाँ का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक इल्डिंग, यानी जो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट होगा, वो दोबारा से वापस नहीं आएगा। DE सेक्शन यानी ये स्ट्रेन हार्डनिंग सेक्शन है। इस सेक्शन में मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है और हमारे स्टील का जो लोड सहन करने की क्षमता है उसमें इजाफा होता है, वो बढ़ जाता है। इसके बाद एक पॉइंट हमें मिलता है E, उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। कोई भी इस्पात का मेंबर जो सबसे ज़्यादा लोड सहन करता है वो इसी बिंदु पर सहन करता है। इसके बाद नेकिंग जोन शुरू होता है और बिंदु F पे आने के बाद हमारा मेंबर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। यह सबसे आइडियल कर्व माना जाता है जिसमें सारे पॉइंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। जो ये डायग्राम आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिख रहा है, ये माइल्ड स्टील पे टेंसाइल फोर्स की वजह से बनाया गया डायग्राम है। इसमें सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली विजिबल हैं। इसके बाद मैं अगर आखिरी में समराइज करते हुए आपसे कहना चाहूँ कि हमने इस पूरे इस्पात संरचना के पाठ में जिन बिंदुओं पे विचार किया वो कुछ इस तरह थे कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि इस्पात संरचना हम किसे कहते हैं। फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है। स्टील सेक्शन में दोबारा लिख देता हूँ, SP6 पार्ट 1 को एक बार आप जरूर इंटरनेट पे डाउनलोड करके देखिए। उसी के साथ IS 800 भी देखिए जो 2007 में बना हुआ है। यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके बाद हमने कनेक्शंस देखा, 3 तरह के कनेक्शन थे, बोल्टेड, रिवेटेड, वेल्डेड कनेक्शन। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ मेंबर, रूफ ट्रस के बारे में देखा, लास्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा। मैंने इस पूरे पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए निमी द्वारा बनाई गई ई-बुक्स का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ दुग्गल साहब की लिखी हुई किताब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ कि आज का ये पाठ आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।